नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की, दोनों राज्यों के मुद्दों की और हर चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर रोना रोने वाले चुनाव आयोग के जवाब की। फिर बताएंगे आपको कि आज ट्रेंडिंग क्या है और क्या हो रहा है वायरल। फिर बताएंगे कल की हेडलाइन और फिर अंत में शुभरात्रि से पहले गुड न्यूज। तो करते हैं शुरुआत विस्तार से के साथ। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी सरगर्मी के बीच में राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की दीपावली भी मना ली है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से सियासी उठापटक की वजह से काफी दिलचस्प रही है। लोकसभा चुनाव को एक तरीके से राज्य में हुए सियासी गठबंधनों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था और इस टेस्ट में इंडी गठबंधन या महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा। लोगों ने देखा कि उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट, कांग्रेस और शरद पवार वाले एनसीपी गुट की महाविकास आघाड़ी को 30 तथा भाजपा, एकनाथ शिंदे और शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी की महायुति को केवल 17 सीटें मिली। मतलब ये कि जनता ने अपना झुकाव महाविकास आघाड़ी की ओर दिखाया था। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव, विधानसभा चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की हार और बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी वाले महायुति का जोश हाई है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। वर्तमान में बीजेपी के पास 102 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन, सबसे ज्यादा विधायक इनके पास है। ये सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे गुट वाले शिवसेना के पास 38, अजित पवार वाले एनसीपी के खाते में 40 और 22 जो है वो अन्य को मिलाने के बाद महायुति के पास 201 विधायक है। यानी जो सरकार अभी है 201 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में केवल 69 विधायक है, जिनमें से कांग्रेस के 37, उद्धव के शिवसेना के पास 15 और शरद पवार की एनसीपी को केवल 12 विधायक है। इन आंकड़ों को यदि आप 2019 के चुनाव परिणाम के साथ मिलाएंगे तो आंकड़े अलग अलग हो जाएंगे। बीजेपी 105 और 22.75% जो वोट शेयर इनका रहा है। शिवसेना 56 सीटें आई और इनका वोट शेयर जो है 16.41 रहा। 44 सीटों वाली कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 15.87 और एनसीपी को 54 सीटें मिली थी और इनका वोट परसेंट जो है 16.71 रहा था। दोनों क्षेत्रीय पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना में जो फूट थी, उस फूट की वजह से क्षेत्रीय पार्टी की संख्या इस बार डबल हो गई है। सीटों की साझेदारी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। चुनाव का ऐलान हो गया है। झारखंड में तस्वीर थोड़ी सी अलग है। महाराष्ट्र से अगर तुलना करें तो झारखंड में थोड़ी सी अलग है। 81 सीटों वाले झारखंड में जेएमएम के पास 30 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 9 सीटें हैं। मुकाबला कांटे का है। सभी पार्टियां अपने अपने बूते पर दम भर रही है, लेकिन दोनों ही राज्यों में चुनाव में मुख्य मुद्दा घुसपैठिया और डेमोग्राफी में बदलाव की है। घुसपैठ करके डेमोग्राफी में बदलाव करने की कोशिश जिस तरीके से झारखंड में हो रही है, उसी तरीके की कोशिश जो है वो महाराष्ट्र में भी हुई है और इसके खिलाफ जो है मुहिम भी चलाई जा रही है। जनता एनआरसी की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में इसका कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी और लोग जो है इस पे नजर बना के रखे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना की बात कर हरियाणा में तो कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस इन चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगी आगे, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया और किसी भी नेता ने हरियाणा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब यह नहीं कहा है कि वो जब जीतेगी तो जातीय जनगणना कराएगी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम का रोना रोने वाली पार्टियों को चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया है। सुनते हैं चुनाव आयोग की घोषणा और फिर ईवीएम पर रोने वालों पर चुनाव आयोग की टिप्पणी। दोनों को सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं क्या कहा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने। लोग पूछते हैं जब 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं,
वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी। तो ईवीएम पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव परिणाम के बाद, यानी हारने वाली पार्टी हमेशा से ईवीएम का रोना रोते रही है, और उसी का जवाब जो है आज चुनाव आयोग ने फिर से दिया है और कहा है कि जितनी बार सवाल पूछे जाएंगे उतनी बार हम जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। साथ में उन्होंने कहा कि पहले तो लोग कहते थे कि भाई यहां पर बटन डालो किसी को और वोट पड़ता था किसी और को। अब जो नई बात आई है सामने वो है कि बैटरी की, यानी बैटरी अगर लो है तो उससे भी परिणाम जो है प्रभावित होते हैं। उसका जवाब इन्होंने दिया। और अब इस चुनाव के बाद जो है, चुनाव आयोग के कहने के बाद से कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। और उसका जवाब क्या दिया शहजाद पूनावाला ने, दोनों को दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए और अपनी हार स्वीकार ली। ये हार को स्वीकारने वाला बयान और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना। तो चुनाव के पहले ही, यानी मतदान के पहले ही है, अब ईवीएम पे फिर से रोना रोया जा रहा है, अपनी अपनी बात कही जा रही है। बात हम करेंगे ट्रेंडिंग वीडियो की। सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही इमोशनल वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूली छात्र अपने विकलांग साथी की मदद करता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही उसके अन्य दोस्त भी उस विकलांग स्कूली बच्चे की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो
वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक दूसरे की मदद करने से हमारे मन को शांति मिलती है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो पर लोगों के अलग अलग कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी दोस्ती और भाईचारा हो तो सबके लिए एक मिसाल बननी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक स्कूली बच्चा अपने विकलांग छात्र को व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, उसके खाना खिलाने के बाद उसका मुंह पोंछता हुआ, साफ करता हुआ दिखाई दे रहा। साथ ही दूसरा दोस्त उसके व्हील चेयर को आराम से पकड़कर कक्षा की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो केरल का बताया जा रहा है। ये वीडियो देखने में जितने मन को शांति मिलती है उतनी ही इस बात को और पुख्ता करती है कि दोस्ती मन से होती है, ना कि धन दौलत से। शरीर को देखकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है और अब तक करीब 7 मिलियन यूजर्स ने इस वीडियो को देखा है और शेयर भी किया है। साथ ही देश के कई नामचीन हस्तियों ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। कुछ यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं कि इस तरह के भाव का बड़ा कारण यह भी है कि बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छी हुई होगी। ये वीडियो बच्चों के परवरिश को भी सिखाता है और एक संदेश देता है समाज में कि किस तरीके से लोगों की होनी चाहिए परवरिश। ये वायरल वीडियो है, काफी करीब 7 मिलियन लोगों ने जो है अभी तक इस वीडियो को देखा हुआ है। अब बात करेंगे कल के हेडलाइन की, जो हमारा तीसरा सेगमेंट है कि कल जब अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें जो हेडलाइंस है वो हेडलाइन हमको आज ही आपको बताते हैं। और वो है कल जो SCO समिट जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, कल उस SCO समिट का दूसरा और अंतिम दिन है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुशनिस्ट और चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग समिट का हिस्सा है। SCO समिट में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यह समिट हो रहा है और भारत का इसमें हिस्सा लेना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और सुषमा स्वराज के बाद जो एस जयशंकर हैं वो दूसरे ऐसे विदेश मंत्री हैं जो पाकिस्तान में इस SCO मीटिंग का हिस्सा हो रहे हैं। दूसरी खबर श्रीनगर से है। कल श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें उमर अब्दुल्ला की NC को बहुमत हासिल हुआ है। अब तीसरी जो खबर है वो हरियाणा में सरकार गठन को लेकर के है। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे से विधायक दल की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में अनौपचारिक तौर पर एक बार फिर से विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगेगी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। चंडीगढ़ में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। चौथी खबर है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज है उसको लेकर के। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु के KM चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु के बाद सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर के बीच पुणे में खेला जाएगा। और इसके बाद पांचवी जो खबर है वो चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की घोषणा के बाद से यूपी कांग्रेस में बड़ी घोषणा की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे आज रामलला के दर्शन करेंगे। आखिर भगवान की याद जो है कांग्रेस को आ ही गई और कांग्रेस के जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं और अजय राय जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे चुनाव से पहले। और इस तीसरे सेगमेंट के बाद बात अब जो आखिरी सेगमेंट में हम जाते हैं 10 की बात में अब समय है गुड न्यूज़ का। गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबर। और ये अच्छी खबर है हवाई यात्रा से और दीपावली से जुड़ी हुई। जी हाँ, दीपावली पर घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज़ है और हवाई सफ़र जो है 25% जो है वो सस्ता हो गया है। अगर आप दीपावली और छठ के मौके पर हवाई यात्रा कर घर जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। हवाई सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज़ यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार औसत किराए में 20 से 25% की कमी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी हुई क्षमता और तेल की कीमत में हाल में आई गिरावट के चलते कीमतों में कमी की गई है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्सको की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मार्केट पर औसत हवाई किराए में 25% तक की गिरावट आई है और यह कीमतें 30 दिनों की एडवांस परचेस डेट के आधार पर एक तरफ के औसत किराए के लिए दी जाएगी। रिपोर्ट में 2023 के लिए इस समय अवधि में 10 से 16 नवंबर यानी 10 से 16 नवंबर के बीच में अगर आप टिकट कटाते हैं और अपनी ट्रैवल को बुक करते हैं, अपनी यात्रा बुकिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको ये छूट मिल सकता है। जबकि इस साल यह 28 अक्टूबर और 3 नवंबर है, यानी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में अगर 2024 में आप यह यात्रा करते हैं तो आपको जो है 25 से 30% तक का छूट जो है वो एयर
जो ट्रैवल कंपनियां हैं उसकी तरफ से और एयरवेज की तरफ से आपको मिल सकती है। तो ये गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए, खासतौर पे जो दीपावली और जो छठ के मौके पर हवाई यात्रा करके घर जाना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़। सर, अब बात फीडबैक की कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आप इस प्रोग्राम में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप हमें फीडबैक देंगे। और प्रोग्राम को देख कर यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें नई बातें जोड़ी जा सकती है तो वो भी आप बता सकते हैं हमें 10kibaat@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे रोज़ मिल रही है और इसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम में एडिशन भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से चेंजेस भी कर रहे हैं। और हमें हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप अपना फीडबैक देंगे। तब समय है आपको शुभ रात्रि कहने का, गुड नाइट कहने का। लेकिन उससे पहले जो देश के हमारे किसान हैं और जो हमारे जवान हैं जिसके कारण हम अब चैन की नींद सोते हैं, उनको सलाम कहते हुए, उनको नमस्कार करते हुए आपको कहेंगे शुभ रात्रि। जय हिंद, नमस्कार।